तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो 2 और 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 10 होने वाला है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही में यदि आप लोगों ने पुराने पार्टों को नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 10 देखने के बाद आप लोग उन पार्टों को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, यदि आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पार्ट नंबर 10 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको एक एक करके समझ लेते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से जाकर के मैसेज करेंगे तो उनको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पार्ट नंबर 10 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं उनको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग पहला महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं वो आपका होने वाला है कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। तो हम लोग को बताना है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2007 में 10 में 2 बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या होता है, आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि पदार्थ का जो प्रत्येक परमाणु होता है वह आपका एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है, सबसे पहली लाइन में मैंने आपको बताया कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फिर मैंने आपको बताया कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया। आगे आप उसमें बताना है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। यानी कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण होता है तथा चक्रण होता है उसको हम लोग पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण मानते हैं। और लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग जो होता है वह आपका इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से चुंबकत्व का जो परमाणुीय मॉडल होता है इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर नोट करेंगे अपनी कॉपी में पूरा कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। इसी आधार पर हम लोग विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था इसे नोट कर लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। 2009 में 10 में 13 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग अलग करके एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है या फिर चुंबकशीलता क्या होती है या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इस प्रकार से अलग अलग करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है और तीनों एक साथ में भी आ सकता है। और तीनों जब एक साथ में आएगा तो ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के लिए आएगा। तो आइए सबसे पहले हम उसे समझते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता आखिर क्या होती है। तो इसमें आप लोग बताएंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो आपेक्षिक चुंबकशीलता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को ही हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं और इसे हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि किसी पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं और इसे हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र आपका होता है म्यू आर बराबर म्यू अपान में म्यू नॉट। इस प्रकार से आपको ये सूत्र हो जाता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और साथ ही में समझेंगे चुंबकशीलता के बारे में। फिर लास्ट में हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में भी समझेंगे। तो चुंबकशीलता क्या होती है उसको भी अब आइए हम लोग समझ लेते हैं।
तो चुंबकशीलता में आप लोग बताओगे हेडिंग लगाने के बाद कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं। उसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या होता है कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं और इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः आपका हो जाता है म्यू बराबर B/H। इस प्रकार से ये हो जाता है। आगे आप लोग बता सकते हैं कि जो चुंबकशीलता होता है इसका मात्रक होता है वेबर/एम्पियर इंटू मीटर हो जाता है, और अथवा एक और भी आपका होता है न्यूटन/एम्पियर स्क्वायर। और साथ ही में आगे आप इसमें बता सकते हैं कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता जो होती है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता होती है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से चुंबकशीलता भी आप लोगों ने समझ लिया है और साथ ही में आपेक्षिक चुंबकशीलता भी समझ लिया है। दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति को समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इसे भी नोट कर लीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लोग, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला जो टॉपिक था वो आपका था चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम लोग चुंबकीय सुग्राहिता भी बोलते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप लोग चाहो तो चुंबकीय सुग्राहिता भी लिख सकते हो और आप लोग चाहो तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग इसमें बताएंगे चुंबकीय प्रवृत्ति में कि चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को ही उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता या फिर प्रवृत्ति बोलते हैं। इसे हम लोग काई एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका एक्स के तरीके होता है, तो आप लोग एक्स भी बोल सकते हो। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो इस प्रकार से कि चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है वो किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। और इसे हम लोग एक्स एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स एम बराबर I/H। और यहाँ पर आप लोग आगे बता सकते हैं कि नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपकी होती है एक्स एम स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय प्रवृत्ति भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन था कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा प्रवृत्ति चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार से चित्र वगैरह भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। सारी चीज़ों को करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो अब हम लोग समझने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। यदि आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट बहुत है आपके लिए। तो आप लोग इसमें बताएंगे उत्तर में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो आपकी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, बीच वाली उंगली आपकी धारा I की दिशा में हो, तो अंगूठा जो आपका होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको चीज़ यहाँ पर पढ़ी उसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाले, यानी कि जो अंगूठे के पास वाली जो दो उंगली है उसको हम लोग परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि जो आपकी पहली उंगली हो वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B को प्रदर्शित करे और बीच वाली जो आपकी उंगली हो वो आपका कह सकते हैं कि धारा I को प्रदर्शित करे और साथ ही में जो आपका अंगूठा हो वो आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करे। तो यही आपका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और साथ में चित्र बना करके भी दिखा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिंदी के लिए और साथ ही में बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत ही सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग जा करके देखो, अपने बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करो और साथ ही में अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। उसी को ध्यान में रखते हुए
पूरी किताब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, साथ में सपोर्ट दिखाया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।